ईरान अमेरिका के बीच अब भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच कभी भी सीजफायर खत्म हो सकता है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना अमेरिका अपना मन बदलने को। ईरान अब युद्ध खत्म करना चाहता है, मगर अपने हितों को भी पूरा करना चाहता है। अमेरिका भी अपने हित को ऊपर रखना चाहता है और ऐसे में बीच का रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। बीच का रास्ता निकालने के लिए ही दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। बुधवार को एक बार फिर ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन बातचीत की मेज पर बैठता हुआ नजर आएगा। अमेरिका की ओर से जेडी वेंस होंगे। ईरान की ओर से अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन डेलीगेशन को लीड करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ईरान युद्ध खत्म करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। अगर दूसरे दौर की बातचीत फेल होती है तो जंग पार्ट 2 की कभी भी दस्तक हो सकती है। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह में बहुत रोड़े हैं। अमेरिका पूरी तरह से ईरान को तोड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिससे ईरान अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। ऐसे में यूरेनियम रखना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल भी उठता है। बिल्कुल, और सवाल है कि आखिर अमेरिका के बाद ईरान युद्ध पर क्या क्या विकल्प है। अगर विकल्प है भी तो उसमें जोखिम कितना ज्यादा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता संभव है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ता के लिए रवाना हो सकता है ईरानी डेलीगेशन। तो देखिए, बातचीत हो सकती है दूसरे दौर की और आज वार्ता के लिए रवाना हो सकता है ईरानी डेलीगेशन। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल तैयार है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हालांकि लगातार ईरान ये कह रहा है कि नाकाबंदी हटनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता संभव है, लेकिन सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि नाकाबंदी को लेकर ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने ये क्लियर कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बात को स्वीकारा। इस बात की तारीफ करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन साथ ही साथ एक रोड़ा अटका दिया। रोड़ा था नाकाबंदी का, जिसकी वजह से ईरान नाराज हो गया और फिर आईआरजीसी की भी एंट्री देखने को मिलती है। कहा जाता है कि आईआरजीसी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से एक बार बंद किया गया और जो जहाजों पर हमले किए गए उसमें आईआरजीसी की भी भूमिका नजर आ रही है। यानी इस वक्त ईरान की अगर बात की जाए तो आईआरजीसी और जो मंत्री हैं उनके बीच बातचीत कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच एक खाई नजर आ रही है। और ये अपने अगर इंटरनली बात की जाए मोनिका, तो ईरान और आईआरजीसी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, साथ ही साथ एक नेतृत्व की कमी है, इसकी वजह से तमाम परेशानियां देखने को मिल रही है और उसका असर अब जो दूसरे दौर की वार्ता होनी है उस पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे हम ईरान का जिक्र कर लें या हम अमेरिका की बात कर लें, झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि क्या ये जो बातचीत है ये सफल हो भी पाएगी नहीं, या फिर जैसे कि पहले राउंड की बातचीत के साथ हुआ है कुछ वैसी स्थिति एक बार फिर से बन जाएगी। अब ये सीज फायर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान होगा। इस बातचीत के दौरान किन शर्तों पर जो है सहमति बनेगी, या फिर से एक अगर हम देखें गुंजाइश कहीं ना कहीं छूट जाएगी, वो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशने बाकी हैं। और चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय करा देता हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। डॉक्टर अजताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन आशीष साय से करेंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सर, आप दूसरे दौर की वार्ता होनी है, दूसरे दौर की वार्ता से पहले तमाम जो सस्पेंस हैं वो देखने को मिल रही है। क्या तस्वीर अभी आप अपने नजरिए से देख पा रहे हैं, ये वार्ता होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो वो मुद्दे तो बाद में होंगे, जो शर्तें रखेंगे वो तो बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहला तो नाकाबंदी ही है। आशीष, वार्ता होगी। ईरान इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। बहुत दिनों बाद उन्हें ये पता चला होगा कि दशकों तक युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो कि प्राइमरी इन नेचर है, पहले सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड था कि हम आपके बाहर के देशों के एसेट्स को फ्रीज कर देंगे, आपके पैसे जो विदेशों में हैं उनको फ्रीज कर देंगे,
लेकिन ईरान की अपनी अंदर की इकोनॉमी चल रही थी और अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि वो मेजर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे चोरी से या डायरेक्टली, सैंक्शंस के बावजूद। आप याद करें JCPOA जो 15 में हुई थी ओबामा के साथ इनकी, हाँ। तो उसमें प्लान ऑफ एक्शन का ये हिस्सा था कि हम आपकी बाहर के एसेट्स को भी रिलीज कर देंगे और आप ट्रेड कर सकते हैं, आप यूरेनियम को एनरिच मत कीजिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने उस समय से जो तेल बेचना शुरू किया, अपनी लाइंस को रीस्टैब्लिश किया, तो 18 में जब इसको ट्रंप साहब ने आके और खत्म कर दिया था JCPOA को, उसके बाद भी इनकी ऑयल सेल चलती रही और इसी वजह से इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इकोनॉमी वीक होती चली गई, बट कहीं ना कहीं ये रशिया की तरफ, चाइना की तरफ लगातार ऑयल बेच के काफी पैसे, ऑयल इकोनॉमी है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ओनली ऑयल इकोनॉमी, इनका ज्यादातर रेवेन्यू ऑयल से। अब जब पिछले 8-10 दिनों से ऑयल बिकना जीरो हो गया है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ इनके रेडिकल एलिमेंट्स अभी भी एक जहाज लेकर निकलने की कोशिश, यूएस की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश, और उसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस मिल रहा है इनको, क्योंकि ये रोग एलिमेंट्स हैं। वो जहाज जिसको यूएस ने कल सीज किया था, वो एक पहले घोस्ट शिप टाइप बिहेव करता था कि हर घंटे पे अपना झंडा चेंज करना, लोगों को बताना कि हम पनामा जा रहे हैं बट एक्चुअली चाइना चले जाना। इट वाज अ सैंक्शन्ड शिप। वो फिर से स्टार्ट किया उसने, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स रोग होंगे, उनको खतरा कम होता, मरने का डर नहीं होता, उस तरह का एलिमेंट, उसको एनीवेज कल रोक लिया। तो अब ईरान इज फीलिंग द हीट रियल, कि उनका सारा रेवेन्यू खत्म है, आगे क्या होगा, और अब उनको वार्ता के लिए आना पड़ेगा। ये जो पोस्टरिंग हो रही है कि हम नहीं करेंगे, ये लास्ट मोमेंट पोस्टरिंग है। कल की इंफॉर्मेशन ये भी आशीष कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्ट बात की है। अभी तक ऐसा ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि कब बातें हो रही, लेकिन अब चाइना ने डायरेक्ट बात की है। क्योंकि एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बिफोर आई क्लोज, ये अमेरिका की एक सीनियर थिंक टैंक ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कॉशन किया है नॉट टू एंगेज विथ मुनीर। उन्होंने मुनीर का पूरा कच्चा चिट्ठा, इंक्लूडिंग हिज ISI डेज, हिज क्लोजनेस विथ ईरान इन दोज डेज, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी फेयर डील नहीं करने देगा फॉर अमेरिका। ही विल ऑलवेज लीन टुवर्ड्स ईरान। मुनीर ने तो ये भी कह दिया ना कि ईरान रेडी नहीं हो रहा है जब तक कि आप नाकाबंदी वाली समस्या का समाधान नहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो वो अब धीरे धीरे ईरान लीनिंग हो रहा है, और इस बात को कल जो बहुत राइट टाइम पे ट्रंप को फ्लैग किया गया, इसीलिए अब नाउ ट्रंप इज इन अ कैच कि वो इसको क्या करें, मुनीर को हटाएं और उसके बिना बात करें, या मुनीर के साथ करें। अगर तो माना जाएगा कि मुनीर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया टुवर्ड्स ईरान, तो ये ऑप्टिक्स में उनको डैमेज हो जाएगा। आशीष जी, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। अजिताभ जी के पास पहले मैं जा रही हूँ। अजिताभ जी, हमने यहाँ पे जिक्र किया कि ईरान का क्या रुख हो सकता है, वहीं इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर सबको लग रहा है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, इलेक्शंस आने वाले हैं, सो मुझे कहीं ना कहीं ये बातचीत करके इस मैटर को सॉर्ट करना है, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहे तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूं। क्या इसे भी हम दबाव के तौर पर ही देखें कि वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं, कि कहीं ईरान को ये मैसेज कन्वे ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी दबाव में है और कहीं ना कहीं उन पे भी ये दारोमदार है कि युद्ध खत्म होना चाहिए? जी धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, ट्रंप दबाव में है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सोचा था कि शायद 4 वीक में खत्म हो जाएगा, 6 वीक में खत्म हो जाएगा, अभी भी वॉर कंटिन्यू है। तो इससे उनमें प्रेशर है, और 5वीं दफा वहां फिर से जो इनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स, वो फिर से इनके अगेंस्ट में 5वीं बार वो ला रहे हैं रिजोल्यूशन वॉर के अगेंस्ट में। तो दबाव तो डोमेस्टिक है, प्लस जो प्राइस राइज वहां बढ़ी है गैस की, ऑयल की, उससे महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो भी डोमेस्टिक प्रेशर इनके पास, पॉलिटिकल ऑल्सो एंड इकोनॉमिक ऑल्सो, दोनों चीजें हैं। तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर भी इनके साथ है। बट मुझे लगता है ट्रंप इज हेलबेंट टू टेक इट आर और पार की जो लड़ाई कहते हैं, वो ट्रंप करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नाकाबंदी की है और घेराबंदी भी की है, वो दिखाता है कि ट्रंप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जिस तरह से 2 ऑलरेडी वॉरशिप इन्होंने बड़े बड़े युद्धपोत लाके खड़े कर दिए हैं, तीसरा भी आज 20 तारीख, 21 तारीख हो गया, इस वीक में कभी भी वो तीसरा शिप USS जॉर्ज बुश पहुंचने वाला है। इसके बाद एम्फीबियस इनके 2 शिप्स वहां पे हैं, मेरीन्स हैं, कमांडोज हैं, लगभग 50-60 हजार सैनिकों के, अमेरिकन सैनिकों के उस एरिया में होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये दिखाता है कि अगर वार्ता फेल होती है
तो ये किसी लेवल तक जा सकते हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो अभी नाकाबंदी की है उसका सीधा इनका प्रयास है कि एक तो ईरान की जो फंडिंग है, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि $500 मिलियन डेली का लॉस हो रहा है ईरान को, ये एक रफ खुद ट्रंप कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक तरफ से आर्थिक नाकाबंदी सक्सेसफुल होती जा रही है और ईरान के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। दिक्कत ईरान के पास ये है कि उनके जो आईआरजीसी अलग सोचता है, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप अलग सोचती है, तो वहां पे कोई एक क्लियर कट लीडर नहीं है जो इस तरह की बात करे और जिसकी बात को सभी लोग माने। सर, इस पर बहुत डिटेल से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आ रही है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। इस बीच एक अपडेट जरा बता दें, अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर खबर, इस्लामाबाद जा सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था और जो सस्पेंस था वो यही था कि क्या ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा सकता है, क्या ईरानी डेलीगेशन जो अपनी शर्तें रखा है उस पर समझौता कर सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख था अगर देखा जाए तो नाकाबंदी को लेकर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत जल्द हो गया, बहुत जल्दबाजी होगी अगर ये फैसला देखा जाए या कोई खबर इस तरह से निकलकर सामने आती हो। विकास का रुख करता है। विकास, तमाम बड़ी बातें, बड़ी खबरें, दुनिया भर की चीजें निकलकर सामने आ रही, लेकिन जो यहां समझने वाली बात है वो ये है कि नाराजगी आपने पहले दौर की वार्ता में भी देखने को मिली थी, जहां पर दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे, तो फिर चले गए थे। उसके बाद से हमले होते हैं, तमाम चीजें निकलकर सामने आती, फिर होता है कि चलिए दूसरे दौर की बातचीत कर लेते हैं। दूसरे दौर की बातचीत पर भी अब 7.5 जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ट्रंप भाई साहब है वो अपना नाकाबंदी हटाने के लिए रेडी ही नहीं है। देखिए, बातचीत तभी होती है अगर दोनों पक्ष थोड़े से नरम रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों में से नरमी कोई नहीं दिखा रहा। दोनों लगातार जो है दबाव की राजनीति कर रहे हो। जब दबाव की राजनीति हो तो ऐसे में किसी तरह से शांति प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं हो सकती, और वही यहाँ पे देखा जा रहा है। हॉर्मुज़ सबसे बड़ा एक रोड़ा है इस पूरे शांति वार्ता में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बैठकर उसको खोलना होगा, उसके बाद एक शांति वार्ता हो सकती है। देखिए, अगर आप किसी की गर्दन पे दबा के रखो, बोलो कि पानी पिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको हल्का सा गर्दन को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे में वही हिसाब इस समय ईरान के साथ है कि ईरान पे जैसे नाकाबंदी की गई है तो उस पर वो एक दबाव की राजनीति की जा रही है। जिस दबाव में कभी भी शांति प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं होती, और वो साफ साफ देखा जा रहा है। फिलहाल जो हालात बने हैं, ऐसे हालात में ट्रंप को भी जो अपने लगातार जो उनके ट्वीट, जो लगातार सोशल मीडिया पे अपने बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि देखिए आईआरजीसी को प्रवोक करोगे तो आईआरजीसी को एक राजनीतिक संगठन नहीं है कि वो राजनीतिक तरीके से या कूटनीति से जवाब देगा। वो प्रवोक होकर रिटेलिएशन करेगा, और वही लेबनान में भी वही देखा जाए तो हिजबुल्लाह भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी है कि इस समय थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। किसी दोनों में से किसी एक को बड़े भाई की भूमिका निभाकर हल्का सा झुकना पड़ेगा, तभी ये शांति वार्ता सक्सेसफुल हो पाए। बिल्कुल। मनोज जी, ये जिस बात का जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे थे और हम सब भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आईआरजीसी, और हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं जो ईरान का अगर हम देखें पॉलिटिकल नेतृत्व है। सो आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से लगातार प्रोवोकेशंस अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, सो इस प्रोवोकेशन में आकर आईआरजीसी जो है वो रिएक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक नहीं रखेगा वहां का जो पॉलिटिकल अगर हम देखें डेलीगेशन, और कहीं ना कहीं वो एक स्थिति जो है वो कंफ्यूजन की पैदा हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, जिस तरह से वार्ता को लेकर के सेकेंड राउंड का टॉक जो शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव है, और वर्ल्ड के मार्केट के लिए भी है, एशिया के मार्केट के लिए भी है, भारत के लिए भी है और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट ही ऐसा दबाव है जो कि मुझे लग रहा है कि ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये मजबूर कर रहा है कि फिर से जो है वो टॉक शुरू किया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा को लेकर के वापो की स्थिति बनी हुई थी कि वो वार्ता होगा या नहीं होगा, और जिस तरह से कंडीशंस अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में ईरान थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिग्नल ज़रूर मिला होगा कि ब्लॉकेज जो अमेरिका किया हुआ है हॉर्मुज़ में, इस एरिया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ज़रूर डील होगा। तभी मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वार्ता के लिए तैयार हुआ होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब
आज अगर डेलीगेशन आएंगे तो कल संभावना हो सकता है या रात से भी शुरू हो सकता है कि दोनों देशों के बीच जो है चर्चा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार को एक अच्छा इंडिकेशन देना कि टॉक शुरू हो रहा है, ये अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस जो है, गैस का प्राइस आसमान छू रहा है, वहीं जो है जो रोज़मर्रा की जो सामान है उसका भी जो है बहुत दाम बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाजार को एक अच्छा संदेश जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के टॉक में कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। और हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आने वाले 2-3 दौर में जो है कुछ आशा हम देख सकते हैं। वहीं जो है इज़राइल और लेबनान के बीच भी जो है एक टॉक होने वाला है ऑन थर्सडे को, और वो भी जो है सेकंड राउंड का टॉक होगा। तो वह एक पॉजिटिव माहौल मुझे लग रहा है बन रहा है, और सीज़ फायर तो बढ़ेगा ही, साथ-साथ आने वाले टॉक्स का भी डेट जो है मुझे लगता है वो बढ़ेगा। ठीक है मनोज जी, आपके पास लौट रहे हैं। यहाँ पर विकास के पास एक अपडेट आ रही है। विकास प्लीज। जी, अभी एक खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। एक शांति वार्ता में खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री की रूसी समकक्ष से बात हुई है। अरागाची ने सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की, और ये अमेरिका का जो रवैया है, कूटनीतिक रवैया, उसके खिलाफ बात हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हैं वो इस तरह से है कि दोनों दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज को लौटा दिया, और इसको अमेरिकी जहाज ने चेतावनी दी, जिसके बाद ये ईरानी जहाज जो है लौट गया। तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस समय एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार हॉर्मुज़ और पोर्ट को लेकर ईरानी पोर्ट को लेकर दबाव बना रहा है, तो अब ईरान ने भी रूसी पक्ष से बात करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये जो है एक पावर या माइंड गेम जो है वो खेलनी शुरू की जा रही है। आशीष सर, अब इसमें ठीक है, रूस सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या चाइना सपोर्ट करता है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखें तो। अब ऐसे में दूसरे दौर की वार्ता होनी, लेकिन उससे पहले ईरानी विदेश मंत्री का रूसी समकक्ष से बात करना क्या दिखलाता है? रूस का इंटरफेरेंस अगर होगा, अमेरिका क्या मान जाएगा क्या? बहुत डीप इम्पैक्ट होगा इसका। देखें, चाइना ने भी दो ऑप्शंस में से सेफर ऑप्शंस को लिया है आशीष। चाइना कुड हैव डायरेक्टली एंगेज्ड विथ यूएस कि हम ये चाहते हैं, ये करते हैं, लेकिन अभी तक वो डायरेक्ट नहीं, एक टॉसिंग ऑफ पॉइंट्स की हवा में उनके स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया विदाउट एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक पर्सन इन यूएस कि ट्रंप के लिए ये मैसेज है। नहीं, उन्होंने मीडिया के थ्रू बोला कि हमारे वेसल्स को मत छेड़ो। इसी तरह रशिया ने भी अभी तक डायरेक्टली कोई इंटरवेंशन नहीं करी है, थ्रू ईरान कर लिया है। लेकिन चाइना के पास ये ऑप्शन है, और ये खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान से भी एंगेज कर रहा है, क्योंकि उनकी अब एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ेगी। हालांकि वो 20% ही ईरान से लेते हैं, बट अगर हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो उनका एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा। करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल आउटपुट को स्लो डाउन कर दिया था। उनके यहाँ बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, कैसे वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं इन चीजों को, ताकि क्राइसिस फ्यूल की ना बढ़े, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, जिससे उनके जीडीपी पे असर पड़ेगा, और ये चाइना के लिए ठीक नहीं है। लावरोव जो है, रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है, आज की तारीख में अगर मेरे हिसाब से जो टॉप 5 फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक है, बहुत सेंसिबल। उनका क्या है, अभी अमेरिका ने कल या परसों उनके सैंक्शंस को फिर से रिलीज कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ बैनिंग ऑफ सैंक्शंस। मतलब रशिया अब 16 मई तक अपने तेल बेच सकता है। उनके ऊपर जो एडिशनल सैंक्शंस लगे थे फॉर अटैकिंग यूक्रेन, उसको फर्दर रिलीज किया। तो रशिया इज गेनिंग बिग वे। तो वो चाह रहे होंगे ये ईरान को इन्फ्लुएंस करना कि आप टाइम बाय कीजिए, पार्टिसिपेट इन द फेज 2 ऑफ डिस्कशंस। उसके बाद कुछ महीनों का वक्त लीजिए अपने आईएईए को इंस्पेक्शंस के लिए, अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि रशिया बहुत कीनली, सरप्राइजिंगली वो 300-400 किलोग्राम यूरेनियम के लिए भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो उनके पास चला जाए। हाँ। जी ठीक है सर, आता हूं वापस विकास के पास। एक और बड़ी खबर है, विकास जल्दी से। बिल्कुल, देखिए इस समय जो हालात बने हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी जो है
ईरानी जहाज जिसकी बात कर रहे थे उसको लुटाया गया, जिसपे कहीं ना कहीं ईरान ने आपत्ति जताई है और ईरान ने कहा है कि अगर इसी तरह का रवैया रहा अमेरिका का तो आने वाले दिनों में वो हॉर्मुज पे और सख्ती करेंगे। तो यानी कि अभी जो हालात बने हैं उसको लेकर ईरान और अमेरिका जहां पे हम बातचीत की बात कर रहे हैं वहां पर एक बार फिर से आमने सामने आके खड़े हो गए। और जिस तरह से मैं कह रहा था यहाँ पर किसी न किसी को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, वो यहाँ नित्य अब नहीं दिख रही है। ठीक है अजिताभ जी, ये सब कुछ बैकड्रॉप में चल रहा है और दूसरी तरफ डेलीगेशंस के पहुंचने का अगर हम देखें, इस्लामाबाद पहुंचने की बात सामने आ रही है। इस बैकग्राउंड में ये तस्वीरें जरा दर्शक हमारे देख सकते हैं। अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी दी है और उससे पहले किस तरीके से जहाज लौटाया अमेरिकी नेवी ने, ईरानी जहाज को लौटाया। ये तस्वीरें जरा देखिए, फिर अजिताभ जी का रुख करें। blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and अजिताभ search. जी, ये बैकड्रॉप में ये तमाम चीजें चल रही हैं, फिर वहां पर डेलीगेशंस को पहुंचना है, बातचीत होनी है। सो आपको लग रहा है ये बातचीत मुमकिन हो पाएगी? हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बातचीत होगी और ये दोनों के लिए ही जरूरी है, लेकिन फिर ये बैकड्रॉप में ये सब चीजें चलना, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा बातचीत पर? देखिए, फिलहाल जो वार्ता है वो बंदी गृह में है और ये 3 बंदियों के बीच आप कह लीजिए, एक तो जो आर्थिक नाकाबंदी है, दूसरी तरफ जो सैन्य घेराबंदी है और तीसरा मैं कहूंगा जो गुटबंदी है, चाहे वो रूस, चीन, ईरान का एक जो गुट बना हुआ है, उधर अमेरिका अपनी गुट बनाने की कोशिश में है। इनके बीच में ये वार्ता को पूरी तरह से अभी फिलहाल बंद कर रखा हुआ है। अब ये पिटारा खुलेगा कब, इसकी उम्मीद तो सबको है, लेकिन ईरान अपनी जगह अटका पड़ा है। वो जिद में अड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि वो उसकी पूरी तरह से एक तरह से कह लीजिए ठप कर दिया गया है उसके संसाधनों को, उसकी मिलिट्री आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, वो सारा रुका पड़ा है। आर्थिक रूप से उसको इतनी क्षति उठानी पड़ी है और अभी भी हो रही है। ऐसे में निगोशिएशन ही एकमात्र विकल्प बचता है बनस्पत की कोअर्सन के। और ये जो अभी आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो आ रही हैं, वीडियो आ रहा है, बेसिकली इस जहाज ये शैडो फ्लीट का हिस्सा था जिसको शायद 7 बार पहले यूके ने इस पे बैन लगा रखा था और कुछ इसका न्यूक्लियर एंगल भी निकल के आ रहा है। कुछ मिडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद ये चीन से आया था, चीन से ये मलेशिया और फिर मलेशिया से यहाँ आया और इसमें कुछ न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग स्विचेस वगैरह की कुछ पाए जाने की भी संभावना बताई जा रही है। मतलब इसका अमेरिका कुछ न्यूक्लियर कनेक्शन खोजने की कोशिश कर रहा है सो दैट कि ईरान को एक और ब्लेम गेम चले इस पे। तो ये सारी स्थिति में मुझे लगता है वेंस आने की तैयारी में है और ईरान से भी डेलीगेशन आएगा आज सामने। लेकिन फिर सर ईरान जो इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर नाकाबंदी लगी रहेगी तो बातचीत तो नहीं होगी, फिर उसका क्या? अब क्या वो बातचीत के लिए पहले नेगोशिएशन होगा या बातचीत की टेबल पर ही नेगोशिएशन होगा? क्योंकि वो नेगोशिएशन फिर अलग है और ये नेगोशिएशन बातचीत से पहले अगर होता है तो ये अलग है कि बातचीत तक पहुंचे। देखिए, ऑलरेडी बैक चैनल बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो टेबल पे ही आके बातें होती हैं। एक डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा है कि बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे छिपी रहती है और डिप्लोमेसी में कोई भी एक ये भी नियम है डिप्लोमेसी का कि कोई भी ब्रेकडाउन का ब्लेम नहीं लेना चाहता। ये हमेशा से होता रहा है, ये ब्लेम गेम फिर चलेगा और ये लंबे देर जैसे अमेरिका को अभी भी ब्लेम दिया जाता है कि पिछला समझौता अमेरिका ने ही तोड़ा, युद्ध को अमेरिका ने ही शुरू किया। तो ये डिप्लोमेसी में ये लोग कोशिश करेंगे कि ये अवॉइड करें ब्लेम गेम के लिए, टेबल पे आएंगे, भले वार्ता टूट जाए लेकिन टेबल पे आएंगे और उसके पहले की जो पूरी पटखटा लिखी जा रही है वो चल रहा है, अपनी तरफ से वो कोशिश जारी है। बिल्कुल, वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जल्दी से। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है, डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रंप ने इसको लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहां पर अगर हम देखें तो धमकी दे रहे हैं और साथ साथ कह दिया है कि डील होने पर ही अब ये नाकाबंदी हटेगी। जिस नाकाबंदी का आप जिक्र कर रहे हैं कि नाकाबंदी जब तक नहीं हटेगी तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अब नाकाबंदी तो तभी हटेगी जब बातचीत हो पाएगी। अजिताभ जी,
ने जिस तरीके से समझाया। मनोज जी का मैं रुक करी हूँ। मनोज जी, अब ये देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम अड़ गए और जिस तरीके से वो अड़े हैं ऐसा लग नहीं रहा कि उनके किसी भी तरीके से रवैये में कोई नरमी आने वाली है। सो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नरमी जो है ईरान के रुख में ही होगी और उसके बाद वो बातचीत के टेबल पर, और उसके बाद कहीं जाकर अगर हम देखेंगे नाकाबंदी हटेगी। साथ ही साथ एक सवाल और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं मनोज कुमार जी। आप इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या एक ब्लैकमेलर की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं, खासकर नाकाबंदी को लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जब शुरू हुआ था उस समय जो है ईरान जो है एडवांटेज पोजीशन में था। उस समय सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने कैप्चर कर रखा था और उनके परमिशन के आधार पे जो है आवाजाही हो रहा था। लेकिन जब जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होता है, सेकेंड राउंड में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका ने ब्लॉकेज कर दिया और अभी जो है अमेरिका एडवांटेज स्थिति में आ जाता है और ईरान को जो है वो मजबूर होना पड़ता है टॉक के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जो है दोनों जो है कंट्री सोच रहा है कि हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज में रहें और ताकि अपना ऑडियंस जो उनका पीपल है उनको एड्रेस कर सके कि मेरा जीत हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों कंट्री एक होड़ में लगा हुआ है कि टॉक तो होते रहे लेकिन साथ साथ जो है मेरा भी एडवांटेज वो चलते रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रशिया और चाइना का को भी हम लोग इसमें रोल देख सकते हैं, बखूबी बैक चैनल जो है जरूर सपोर्ट कर रहा है और मिलिट्री भी जो है मुझे लग रहा है कि ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है दोनों कंट्री द्वारा, ताकि ट्रम्प का कोई ठिकाना नहीं है कि फिर कब वो अटैक कर दे और फिर वो ट्रम्प किसी न किसी रूप में चाहेगा कि यहाँ से जो है विन होकर के जीते, विन होकर के जाएं। और ठीक है, और ये आपने एक व्यवस्था शब्द का जो आपने उपयोग किया विन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आशीष सर के पास चलता हूं। आप विन विन वाली सिचुएशन में अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है क्या सर आपको? हाँ आशीष, वो कहीं बेहतर पोजीशन में है। अचानक उनका मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोले, उन्होंने ये ब्लॉकेट किया था ईरान को टेबल पे वापस लाने के लिए और अपने कुछ चीजों को स्पेशली यूरेनियम एंड मिसाइल प्रोग्राम पे प्रेशर बढ़ाने के लिए। बट अचानक उन्हें लग रहा है कि दिस इज यील्डिंग मच मोर। ट्रम्प तो मतलब इस समय उनकी सोच इसीलिए रेडिकलाइज होती जा रही क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है। इतने दिनों से, इतने दशकों से वो इतने सैंक्शंस लगे और कितनी तरह के प्रेशर टैक्टिक्स यूज की, बट ईरान ऐसे नहीं क्रैश कर रहा था जैसे वो पिछले हफ्ते से कर रहा है। अचानक से सारा रेवेन्यू रुक जाना किसी भी कंट्री के लिए साई साहब, इसके साथ साथ क्या ये भी समझ सकते हैं कि नाकाबंदी जब अमेरिका ने लगाई है तो कहीं ना कहीं ये भी इस्टेब्लिश हो गया है कि जिस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश होर्मुज को कर रहा था ईरान, अब ऐसा नहीं है कि ईरान ही अकेले नियंत्रण कर सकता है। उसे ये समझना होगा कि जो वो चीजें कर रहा है वो अमेरिका द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर दुनिया भर का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो कंट्रोल कर लिया ईरान ने। बिल्कुल, इसमें दो एस्पेक्ट्स मोनिका, बिल्कुल सही बात कि एक मिसकंसेप्शन था कि बाय स्टॉपिंग द एनर्जी सप्लाई ईरान बाकी देशों को प्रेशराइज करके अमेरिका को प्रेशराइज कर लेगा, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया था कि इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया जाएगा कि बाकी देश तो वेस्ट एशियन कंट्री से तेल खरीदते ही रहे और सिर्फ ईरान का रोक दिया जाएगा। और इसके जवाब में वो सारे शिप्स को रोक नहीं पा रहे हैं। अभी भी ओमान की साइड से अभी भी शिप्स हॉर्मुज से निकल रही हैं। तो ये एकदम पॉइंटेड डैमेज हो रहा है सिर्फ एंड सिर्फ ईरान को। और लेकिन मोनिका ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि IRGC इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन। किन्हीं कारणों से उनकी मिलिट्री विंग को ऑफिशियली आतंकवादी घोषित किया गया है वर्ल्ड बॉडीज के द्वारा। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड आतंकवादी संस्था है IRGC मिलिट्री विंग। अब इन्होंने इस तरह के क्राइसिस में भी दो जो अप्रोच अपनाए हैं। एक, अपने यहाँ की किसी भी अपराइजिंग को अभी भी थ्रू द लेफ्ट ओवर ऑफ पासित वो बुरी तरह से क्रश कर रहे हैं। लड़कियों को फांसी दे देना, छोटे 20 साल के बच्चों को मार देना पब्लिकली। और दूसरी तरफ उन्होंने परसों अपने सबसे रैडिकल एलिमेंट जो खुमैनी के संरक्षण में बड़े हो रहे थे, वाहिदी नाम है, तो इनकी जो हेड शायद जी तो वो इस समय मस्तूबा के एब्सेंस में, हालांकि उनकी भी एक AI फोटो जारी की है कि वो अभी ठीक हो रहे हैं और उनके नाम पे कई स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट एक्टिव जहां भी। तो वाहिदी को चार्ज दिया हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा रेडिकल वो मतलब दुनिया में आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहता है। उसकी न्यूक्लियर स्मगलिंग में नाम उसका आता रहता है
और वो वहां की सिविलियन गवर्नमेंट मतलब ईरान की सिविलियन गवर्नमेंट के डेड अगेंस्ट है। तो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर भी वाहिदी को आईआरजीसी की कमान मिलने के बाद बहुत हेवीली आईआरजीसी की तरफ लीन करेगा, और फिर ये वार्ता को अभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको मरने जीने से फर्क नहीं है, उनको ईरान की जनता से फर्क नहीं है। ये एक रेडिकल संस्था है जो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है ईरान के ऊपर। मोनिका, ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। जो धमकी अमेरिका ने दी उस पर ईरान का पलटवार आया है, और बड़ा पलटवार ये ईरान के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है। यूएस के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर तो नहीं करेगा ईरान, ये कहा गया है। लगातार इस बात को ईरान जो है वो दोहरा रहा है, चाहे स्पीकर की तरफ से कहा जाए, राष्ट्रपति की तरफ से कहा जाए, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरेंडर नहीं करेगा ईरान। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि अमेरिका यहाँ पर हमें झुकाने की तमाम कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश वो टेबल पर भी होगी। ये कोशिश बातचीत से पहले भी हो रही है, ये कोशिश डे 1 से हो रही है, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। और सीधा रुख करते हैं विकास का। विकास, रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है ईरान, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल इन 40 दिनों के बाद, सीज फायर के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तमाम डिस्कशन करने के बाद, मुझे लगता है कि रिपीटेशन ऑफ जो अपने उनके बयान है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे ईरान हो, सबका एक ही रिपीटेशन दिख रहा है, लेकिन समाधान नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इनकी जितने भी इनके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे ईरान के हो चाहे अमेरिका के, अगर हम उनके ट्वीट्स या उनके अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो सीधा सीधा लड़ाई की ही बात करते हैं, शांति वार्ता का उसमें जिक्र बहुत कम होता है। ऐसे में ये धमकियों देने का जो सिलसिला है यही लगातार चलता जा रहा है। हालांकि एक बयान ये भी आया था, अभी कुछ समय पहले आया था, कल में ही बयान आया था ट्रंप का कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो वहां पर वो ऐसे ऐसे बम फेंकेंगे जिसका ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो मानने वाली बात है कि अमेरिका का जो पलड़ा है वो भारी जरूर है, लेकिन क्या उस पलड़े भारी होने से आईआरजीसी झुक पाएगा, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से भी हमारे गेस्ट बता रहे थे कि आईआरजीसी जो है एक अलग तरह का रेडिकलाइज जो है ग्रुप है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और देखा जाए तो ईरान पर अभी राज आईआरजीसी का ही है। ऐसे में संभावनाएं बहुत कम है कि शांति वार्ता होगी। हालांकि अगर बैकडोर्स में अगर कुछ वार्ता चल रही हो आईआरजीसी के साथ, या किसी और तरह से कोई सत्ता को किसी तरह से पलट दिया जाए, सत्ता से बेदखल कर दिया जाए जो अभी सत्ता में है वहां पर ईरान में, तो शायद कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। लेकिन जब तक इसमें कुछ खास असर पड़ेगा, और खासकर जब तक ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देनी जो दोनों देशों की तरफ से बंद ना की जाए। ठीक है अजित, आप जिस बात का आप जिक्र कुछ देर पहले कर भी रहे थे, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि ईरान में लीडरशिप की कमी है। आईआरजीसी की तरफ से कुछ और कहा जाता है, तो तस्वीरें भी आ रही हैं कि आईआरजीसी पूरी तरीके से तैयार है, 2 हफ्ते का वक्त मिला है, इसमें सब कुछ फिर से रिफ्यूल कर लिया गया है, बूस्ट कर लिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ इस तरह की भी तस्वीरें हैं कि आपने देखा नहीं होगा, इस तरह के लड़ाके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि अंडरग्राउंड नेटवर्किंग की बात। ये जो लीडरशिप की कमी है, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाली वार्ता पर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आईआरजीसी तो पूरी तरीके से अगर हम देखें उनके हौसले बुलंद। जी देखिए, यहाँ पे अमेरिका मार खा रहा है। जिस तरह से उसने पूरे जो टॉप लीडरशिप को एक बार में ही नेस्तनाबूद कर दिया, लगभग 50 ईरान के लीडर्स, कमांडर्स, उसमें से कई सॉफ्ट, आप कह लीजिए कि जो मॉडरेट्स भी थे हार्डलाइनर के बजाय। अभी स्थिति ये हो गई है, एक दिन में इतनी किलिंग जो इन्होंने 28 फेब को किया, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो टॉप लीडरशिप जिसकी बात मानते थे भी लोग, उसको खत्म करने से अमेरिका निश्चित रूप से एक पेच फंस गया है, क्योंकि अब उससे ज्यादा हार्डलाइनर एलिमेंट हावी हो गया है। आईआरजीसी के जो भी लीडरशिप है वो हावी हो गया है पॉलिटिकल लीडरशिप पे, और इसकी वजह से अमेरिका के कई ऐसे इन्होंने इनिशिएटिव निश्चित रूप से लिए हैं। मैं इस पे 3 डिफरेंट इनिशिएटिव की बात करना चाहूंगा। पहला तो अमेरिका ने देखिए सीज फायर दोनों तरफ से, लेबनान में भी करा लिया, ईरान में भी करा लिया, ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे भी लाया। तीसरा, जो ईरान के सपोर्टर्स थे उसको भी ब्लॉक करने की बहुत बड़ी चाल चली है। और चौथा, इसने सेना का जो सैनिक, एक तरह से सैन्य घेराबंदी की है। आप देख लीजिए, अगर ये वार्ता फेल होती है तो अमेरिका ने जिस तरह से हर एक एक माइन्यूट डिटेल्स पे वो जा रहा है कि कैसे वहां खर्ग को हम कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हॉर्मुज को हम खोल सकते हैं, और तीसरा कैसे हम जो
परमाणु इसके हैं, यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये पूरे तीनों के लिए उसने प्लान बना लिया है। और चौथा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना को इसने, जो सबसे बड़ा ईरान का सपोर्टर है और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी था, उसको हॉर्मुज से लेके मलक्का तक उसको घेरने की कोशिश की है। अभी बीच में खबरें आई थी कि मलक्का में जो स्ट्रेट में, जिससे चाइना का लगभग 80% डेली का ट्रेड वहां से होता है, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो व्यापार के अन्य चीजें हो, तो वहां पे इन्होंने इंडोनेशिया से, अभी इसके विदेश मंत्री वॉर के बीच में गए थे वहां पे, और उन्होंने इंडोनेशिया से एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट, कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है, जिसमें अमेरिका को पूरी छूट दी गई है कि उसका इंडोनेशिया का एयर स्पेस कर सकते हैं, उसके एयर बेसिस को यूज कर सकते हैं, वहां एक्सरसाइज कर सकते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा है कि चाइना को मलक्का तक घेर रहे हैं। मलक्का उनका एक लाइफलाइन है। जैसे आप देखिए, प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीच में उनका वार्ता भी वो जाएंगे, उस दौरे पर भी जाएंगे, वहां पर उस समय क्या चीज रहेगा, क्या पहले से माहौल बनाने की कोशिश है, तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। वापस लौटूंगा सर, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि सीजफायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम भी देखने को मिला है। सीजफायर का समय निकलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बुधवार शाम खत्म हो रहा है सीजफायर, यानी समय और समय के हिसाब से प्रेशर क्रिएट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन ये बेचैनी इतनी ज्यादा क्यों है, मनोज जी से समझते हैं। मनोज जी, सीजफायर पर ठीक है, आप जो है ईरान को कह रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है, समय कम बचा है, ये करना है, वो करना है, फलाना धमकाना, सब कुछ बोल डाला, लेकिन मुझे इतना समझा दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अगर आप विन विन पोजीशन में हैं, अगर आप इस वक्त फ्रंट पर हैं, तो आप आराम से रिलैक्स होकर सोइए, दुश्मन देश को परेशान होने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी विन विन सिचुएशन में है नहीं, लेकिन अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि बस मैं विन विन में ही हूँ। जिस तरह से मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जिस तरह से प्रेशर बन रहा है आपकी इस बात में मुझे वो एक पोस्ट याद आ गया, यहाँ पर शायद गालिबाफ की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी कल्पना में डोनाल्ड ट्रंप विन विन सिचुएशन में है। शायद उनको ऐसा लग रहा है, वो खुद ही ख्वाबों में, मतलब आशीष सर ने भी इसी चीज को रिपीट किया है कि विन विन पोजीशन में ही है वो। मनोज सर, आप कंप्लीट करें, फिर आशीष सर का मैं रुख करूंगा इस पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट जो है गिर रहा है, और जिस तरह से आने वाले समय में एक प्रेशर बन रहा है, इंटरनल भी और आउटसाइड भी, वहाँ पे भी जो है नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एवरी मिनट एवरी सेकेंड जीत चाहता है। वो किसी न किसी रूप में, कोई भी उनका स्टेप हो तो उनको जीत चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कल्पना में जीत तो घोषित कर ही दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका पे भी तो प्रेशर है ही, साथ साथ ईरान पे भी जो है बहुत प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी जो है वो प्रेशर लगाया हुआ है कि आप किसी भी ढंग से जो आपने कर दिया, जो कर दिया, आप जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि आप, अगर अमेरिका आप पे हमला करता है तो आप जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे आप जो है आप हमला कर दीजिएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कंट्रीज जो है वो किसी न किसी रूप में बहुत ही ह्यूज प्रेशर में है। तभी हम लोग देख रहे हैं कि इतना बोलने के बाद भी, ट्रंप के धमकाने के बाद भी ईरान तैयार हो जाता है, और ईरान को पता है कि ट्रंप मानने वाला नहीं है, और ट्रंप को भी पता है कि ईरान मानने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी जो है हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हम लोग देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मार्केट तो सर मानने वाले नहीं है दोनों ही पक्ष, और फिर भी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या सोचकर ये बात कर रहे हैं? वही है कि कौन आगे कितना झुक सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही रहेगा, और चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि एटलीस्ट जो 2018 में जो वार्ता हुई थी, जिसमें एनरिचमेंट यूरेनियम जो है रशिया को दिया था, अगर उस पर भी अगर ईरान तैयार हो जाता है तो हो सकता है वो मान जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको अगर खोल देता है तो हो सकता है। ये दो ही ऑप्शन है अमेरिका के पास, और यही अगर अचीव कर ले तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। ये क्या तीसरे दौर की बातचीत के लिए दूसरे दौर की बातचीत हो रही है? जैसे कि आप मनोज जी ने जिक्र किया कि अभी तो कोई सहमति बनेगी नहीं, तो क्या ये जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स अगर होनी है, तो क्या ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है? साई साहब, या ओके, हाँ, तो बातचीत तो होनी पड़ेगी, मैंने शुरू में बोला था।
डेफिनेटली उससे इनको ब्रीदर मिलेगा, क्योंकि देखें दो मेजर चीजें और चल रही साथ में, सब लोग उसको मैप कर रहे हैं कि एक तो सीज फायर कल तक ही है, तो जो भी डिसीजन होना है कल तक ही होना है रिगार्डिंग द सीज फायर। सीज फायर खत्म होते ही इजराइल रेडी है, अमेरिका तो पहले से वहां पे है। और 29 अप्रैल 60th डे ऑफ वॉर है, तो ट्रंप इसलिए जल्दी में है, ना कि वो हारने की वजह से। ही इज नॉट बॉदर्ड, वो भी आईआरजीसी टाइप ही सोचता है, उसको अपना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मिड टर्म इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करेगा। बट 29 अप्रैल इज द डेडलाइन फॉर ट्रंप। उस दिन के बाद वो वॉर नहीं कर पाएंगे, रोकना पड़ेगा या कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा, दोनों ही उनके लिए चैलेंजिंग होगा। इसलिए उनके पास भी टाइम थोड़ा कम है, लेकिन वो अभी झुकने, ऑप्टिक्स का बहुत यहाँ पे रोल है मोनिका। ऑप्टिक्स, कौन जीतता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है दुनिया को। अदरवाइज आशीष, मैं जो सेंटेंस यूज कर रहा हूं वो यही है, अमेरिका हैज सक्सीडेड बट दे हैव नॉट वन। वो सफल हुए हैं, जीते नहीं है। क्यों? जीत अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ईरान कहता है हम जीते हैं, मनोज कह रहे हैं अमेरिका हार गया। लेकिन सक्सेस, 4 दशकों से अमेरिका ईरान को जहां देखना चाहता था, आज ईरान को वहां ट्रंप ने पहुंचा दिया है। कोई अच्छा माने बुरा माने, पॉइंट ऑफ व्यूज दूसरे हो सकते हैं, बट ईरान हैज बीन डिग्रेडेड एज अ मिलिट्री पावर, एज अ इकोनॉमिक पावर, जो कि प्रीवियस सरकारें सॉफ्ट स्किल से नहीं डिग्रेड कर पा रही थी, सैंक्शन लगा के डिग्रेड नहीं हो रहे थे। उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज आईआरजीसी की थ्रू द प्रॉक्सीज पूरी दुनिया में चल रही थी। उनकी मिलिट्री पावर, मिसाइल पावर, न्यूक्लियर पावर पनप रही थी, उसको डिग्रेड कर दिया गया है। 4 दशकों से अमेरिका की अलग अलग सरकारें यही चाहती थी, जो आज पिछले 40 दिनों में अचीव किया गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह भी तो रहे हैं कि पुराने राष्ट्रपतियों ने जो गलतियां की हैं वो सुधार रहा हूं मैं। अब ओबामा की तरफ इशारा था। जी जी जी, उनकी एक, हाँ वो तो ही इज अ मैग्लोमैनियक कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे ही दिखना चाहिए, दैट इज वन पार्ट। लेकिन उसने जो डिसीजंस लिए हैं, ये जो अटैक किया है, इससे फॉर द नेक्स्ट डिकेड आशीष, 1 दशक से ज्यादा वक्त के लिए ईरान को बहुत पीछे ढकेल दिया गया है। उनको अपने आप को ऊपर आने में ही 1 दशक से ज्यादा लग जाएगा। दूसरों को, मतलब हिजबुल्लाह, हुती को वो क्या सपोर्ट कर पाएंगे अगले कुछ वर्षों तक। जी आशीष। ठीक है सर, वापस लौटूंगा। बड़ी खबर बता देता हूं, हॉर्मुज से आवाजाही पर यह बड़ी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 घंटे में हॉर्मुज से 3 जहाज गुजरे। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है, 2 जहाज हॉर्मुज होकर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। अजिताभ जी का इस पर रिएक्शन चाहेंगे। अभी तक तो सर, अब तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, और मुझे लगता है आशीष सर भी इससे शायद एग्री हो जाए, कि नाकाबंदी वाली कहानी जो है पूरी दुनिया को बता दिया है, ढोल पीट दिया है, लेकिन जो जहाज हैं वो तो गुजर रही हैं। अब अगर गुजर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा इंसिडेंट सर मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया मुखातिब थी, तो उसमें से एक महिला पत्रकार ने पूछा कि जहाज जो जा रहे थे उन पर आईआरजीसी के द्वारा हमले करने की जो बात सामने आई थी, तो आपकी नाकेबंदी कहाँ थी? वो मतलब वो बेसिकली उसको लेकर घेर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे गेट आउट कर दिया, मतलब बाहर कर दिया। देखिए, नाकाबंदी तो पूरी तरह से सफल है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे ईरान की तरफ से हो। जिन जहाजों को ये जाने देना चाहते हैं उसको जाने दे रहे हैं, जिसको नहीं दे, आपने जैसे भारत के जहाज का एग्जांपल दिया, तो ऑब्वियसली उसको नहीं जाने देना चाह रहा था आईआरजीसी, और इसीलिए उस पर अटैक किया गया। तो ये दोनों तरफ से नाकाबंदी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि वो सक्सेसफुल है। कुछ ऐसे रीजन होंगे, जैसे ये 3 जहाज जो आए हैं, 3 जहां 170 जहाज डेली आते थे, वहां 3 जहाज आए गए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि दोनों अपनी अपनी जगह नाकाबंदी के लिए मतलब सफल रहे हैं। देखिए, इस्लामिक रेजिमे की सबसे बड़ी चैलेंज मुझे जो लगता है कि इन्होंने, एक तो सर्वमान्य कोई नेता इनका नहीं है अभी बचा है, अमेरिका की गलती शायद वहां मैं देखता हूं। दूसरी तरफ इस्लामिक रेजिमे इतनी अकूत तेल संपदा होने के बावजूद ये अपने ही लोगों को की स्थिति को सुधार नहीं पाया। आप गल्फ के देशों का देख लीजिए, किसी भी गल्फ के देश की बात कीजिए जो इसी तरह से ऑयल एंड गैस रिच हैं, वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लीजिए, वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देख लीजिए। कंपैरेटिवली मैं कंपेयर कर रहा हूं। आप यूरोप में भी कुछ देश, जैसे नॉर्वे का एग्जांपल लीजिए, नॉर्वे के पास भी अकूत गैस पेट्रोल संपदा है,
देख लीजिए वहां पे किस तरह से लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। ये पेट्रो डॉलर या यहाँ इन्होंने क्या किया, पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की ओर तो गए हैं, लेकिन आम लोगों पे वो बेनिफिट नहीं हो पाया है, बेनिफिट नहीं दे पाए। आपने मेरा अगला सवाल का जवाब शायद दे दिया है। जो यूएई ने इसमें भूमिका निभाई, यूएई जो है डायरेक्टली अब कह रहा है कि युआन के हिसाब से, मतलब युआन में डील करनी चाहिए, उसको लेकर भी यूएई ने संशय खड़ा किया, कल सवाल उठाया। होगा, खबरें ऐसी आ रही है, छिटपुट खबरें हैं कि यूएई ने ऐसा कहा है कि वो युआन की ओर जाएंगे। कोई भी चाइना के शिकंजे में नहीं जाना चाहेगा, और खास करके ये गल्फ जीसीसी अरब के जो देश हैं, ये अमेरिका से इस तरह से उलझे हैं या गुत्थी में फंसे हुए हैं, चाहे वो इन्होंने मिलिट्री बेसेस दे दिया है, अपने पूरे ट्रेड को इन्होंने अमेरिका ओरिएंटेड, डॉलर ओरिएंटेड कर दिया है। और तीसरा, यूरोप और अमेरिका में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, चाहे आप किसी भी कंट्री, सऊदी का नाम लीजिए, यूएई का लीजिए, कतर का लीजिए, कुवैत का लीजिए, इन सबों ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूरोपियन देशों में की है, ग्रीस से लेके अमेरिका तक और साउथ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, सब जगह। तो ये इतना ज्यादा इनका स्टेक है कंट्रीज के साथ कि वो इतनी आसानी से डॉलर से विमुख हो नहीं सकते, ग्रेजुअल होगा। और ये शायद रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका पे इतनी ज्यादा एक डिफेंस के मामले में डिपेंडेंसी, और दूसरा आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी, निश्चित रूप से ये इनकी एक कमजोर पेच रही है। इससे थोड़ा सा ये खुल के इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, और शायद इसीलिए आप देखिए भारत जैसे देशों के साथ इनकी अब जो है सुगबुगाहट, और इनकी जो पॉलिसी शिफ्ट हो रही है एक तरह से, मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव की तलाश में है। चाइना और अमेरिकन ग्रुप दोनों इनके लिए आइडियल नहीं रहे हैं, इसलिए ये मल्टीलैटरलिज्म जो भारत एक तरह से चला रहा है कि सबसे हम अच्छी से रिलेशन रखेंगे, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, उसी फिराक में ये लोग हैं, और इसलिए वो भारत जैसे देशों के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ की जो बात हो रही है, अजित आप जी लौट रहे, आपके पास एक साउंड बाइट यहाँ पर जरा दर्शकों को सुना दे, आपके पास लौट रहे हैं। उसके बाद साहिब साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी ले लेंगे। अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया, अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया, नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था ईरान, अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी दी। United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट की, पिक एंड चूज चल रहा है, जिसको अमेरिका जाने देना चाह रहा है वो जा रहे हैं, और जिन्हें रोकना चाह रहा है वो रोक दिया गया है। साहिब साहब छोटा सा कमेंट, आपका कुछ कहना चाह रहे थे। ऑन द लाइटर वेन आपके दर्शकों के लिए, ये अमेरिकन फोर्सेस का ना IQ इन द बूट्स होता है। ये पर्शियन गल्फ में और ईरान में और ओमान के पास ईरानियन फ्लीट्स जो रोग शिप्स हैं, उनको अमेरिकन डिक्शन, अमेरिकन डायलेक्ट अंग्रेजी में वार्निंग दे रहे हैं, वो भी अमेरिकन एक्सेंट के साथ। इतने AIs अवेलेबल हैं, ये उसका इस्तेमाल करके वो कुछ कर सकते थे। आई रियली सैल्यूट देम, पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि बातचीत करते करते हम कुछ शब्दों पे थोड़ा सा ऑफ हो जा रहे हैं। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। अमेरिकन नाकाबंदी ईरानियन पोर्ट्स से निकलने वाले जहाजों के लिए हैं, और वो जहाज जो दूसरे पोर्ट से आ रहे हैं, अगर IRGC, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई ईरान की तरफ से या IRGC ने जो आपका इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, वो तो यही है कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हालांकि ये जो आपने जिक्र किया कि ठीक है ईरानियन जहाज या ईरानियन शिप्स को जाने दिया जा रहा है, लेकिन सॉरी उसको नहीं जाने दिया जा रहा है, वो कैसे मतलब वो अभी जो चीजें आ रही वो तो यहीं तक हैं। आशीष, ऑफिशियल स्टांस एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। अमेरिकन नेवल फोर्सेस को आदेश है सेंटकॉम से कि ईरान के पोर्ट से गुजरने वाले जहाजों को नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी लेकर जा रहे हों। और बाकी पोर्ट्स, ओमान साइड मतलब सदर्न साइड के पोर्ट्स से वो जहाज जो IRGC को पैसे नहीं देंगे उनको जाने दिया जाएगा। सिमिलरली ईरान की तरफ से भी यही है कि आप गुजर सकते हैं,
लेकिन हमारे ट्रैक्स पे गुजरे, हमारे और हमारी अथॉरिटी के साथ गुजरे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट क्लोज्ड। ये अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे वो बीबीसी हो, सीएनएन हो या मेजर जो रिसर्च फेलोज के डिस्कशंस हो, लोगों में ये क्लैरिटी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो शब्दों का इस्तेमाल शायद गलत हो रहा है नहीं भाषाओं की सर, वजह जो वो आप जो कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जो ईरानियन न्यूज हैं या वहां से जो ट्वीट सामने आ रहे हैं ऑफिशियल्स, वो तो यही कह रहे हैं। आईआरजीसी की जो आदेश हैं वो क्लियर हैं। हमारे ट्रैक्स पे गुजरेंगे और हमारी अथॉरिटी से गुजरेंगे, रोकने को नहीं बोला है। दे हैव नॉट स्टॉप्ड एनीबॉडी। ऑफिशियल स्टैंड ऑफ आईआरजीसी नेवल विंग इज हमारे दिए हुए ट्रैक्स पे गुजरेंगे और हमें हमारी अथॉरिटी से, जिसका मतलब है कि हमें पैसे देंगे। और अमेरिका की तरफ से है कि नो इरानियन पोर्ट्स एंड एनी अदर पोर्ट पेइंग आईआरजीसी। तो आधिकारिक स्टैंड आशीष, हॉर्मुज खुला हुआ है। यानी कि यहाँ पर साहिब साहब, यानी कि जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी हटे, टेक्निकली यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि अगर ईरान अपनी बातों से पीछे हट जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो नाकाबंदी हट जाएगी। सो ऐसे में ये डिमांड करना कि पहले अमेरिकी नाकाबंदी हटाओ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। जी अमेरिकी नाकाबंदी फॉर इरानियन पोर्ट्स। ओके, ये ईरान इन सो मेनी वर्ड्स नहीं कह रहा है क्योंकि उनकी अपनी इज्जत है। वो अमेरिकी नाकाबंदी का इट इज अ ड्रॉन कंक्लूजन। ये अंडरस्टूड है कि ये अपने पोर्ट्स की बात कर रहे हैं एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड ना, दे कांट स्पीक अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया के बारे में वो नहीं बोल सकते। तो वो जब कह रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी हटे, इट मींस कि अमेरिकी नाकाबंदी फॉर इरानियन पोर्ट सेल्स हटाई जाए। जी मोनिका, ठीक है। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। स्ट्राइक को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाके बिंद जुबैल और लितानी में किए एयर स्ट्राइक किए आईडीएफ की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। और यहाँ तो बाकायदा सीज फायर का ऐलान है और उसके बाद इस तरह के एयर स्ट्राइक जो है वो किए गए। मनोज जी, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग की चर्चा हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% ईरान ने ब्लॉक किया और 50% अमेरिका ने ब्लॉक किया और अल्टीमेटली वो ज़ीरो ही हो गया। तो अभी ऐसा कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि रखा गया है कि कोई ऑयल टैंक जो है, शिप जो है वो पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमिशन पहले ज़रूरी है ईरान से। फिर वो कहेगा ईरान से आपने क्यों परमिशन लिया, अल्टीमेटली ज़ीरो ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ईरान का भी डोमिनेशन जो नॉर्मली मिडिल ईस्ट में रहता था, हम लोग पिछले 30-40 साल से देखे थे, उस पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अगर सोल्यूशन हो जाता है तो उस पर भी चेक लगेगा। और अमेरिका के लिए भी एक चेक लगेगा कि आप मिडिल ईस्ट को जिस तरह से आप यूज़ करते थे, जब मन हुआ किसी कंट्री पे हमला कर दिए, जब मन हुआ वहाँ पे आप जो है ऑयल अपना कैप्चर कर लिए उस कंट्री का, जैसे इराक के साथ हुआ था। और भी जो कंट्रीज है, सीरिया के साथ भी वहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध के बाद इसी बयान को जो आशीष सर कुछ कहना चाहिए, रिएक्शन लेता हूँ, फिर अजताब सर से मैं इसको समझूंगा। सर बहुत जल्दी खत्म करिएगा। या क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए सॉरी। आईडीएफ का जो सीज फायर हुआ है इजराइल लेबनान के बीच में, उसमें एक क्लॉज है कि इनसाइड लेबनान जो आईडीएफ जी सेल्फ डिफेंस में दे कैन फायर, तो इसको सीज फायर वायलेशन नहीं मानेंगे। उन्होंने अगर हिजबुल्लाह को ये देख लिया कि वो कुछ वेपन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ गया था सर, उस चीज को लेकर मैं समझ गया था। मैं आप आजिताब जी का रुख करता हूं। सर, जो आशीष सर ने कहा और जो मनोज सर को लगता है कि जो है 50-50 वाला चीजें हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है सर? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूछ रहा हूं स्पेशली। देखिए ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। हॉर्मुज की जो आपने बात की, बिल्कुल ईरान उगाही के फेर में है कि उसकी एक तरह से कह लिए उसको गला उसका घोट दिया गया है, जो आर्थिक रूप से वो पंगु हो गया है। तो वो उगाही जो भारत के दो टैंकर पे भी अटैक हुआ, एक इराक से तेल लेके आ रहा था और दूसरा यूएई से चला था। तो इस तरह की खबरें हैं। वो सीधे सीधे भारत ने रिफ्यूज कर दिया पैसा देने से, इसलिए उस पर अटैक किया गया और कुछ नहीं है। और इसीलिए वो अब डाइवर्ट भी कर रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से, इनको जाने देने की बजाय वो उस साइड से, उनके अपने आइलैंड हैं उस साइड से वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ईरान टेबल पे आएगा। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो नहीं जा रहा है। खबरें ये भी आ रही कि उसका डेलीगेशन तैयार है। डेलीगेशन को कौन हेड करेगा, इसमें भी वहां ब्लेम गेम चल रहा है। वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसको
शायद प्रो अमेरिकन या मॉडरेट ये लोग IRGC वाले मान रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गालिबाफ हैं उसको हार्डलाइनर मान रहे हैं। अमेरिका ने ये बड़ी प्रैक्टिस से की है कि दे आर आइडेंटिफाइंग कि कौन वहां पे सही उपयुक्त व्यक्ति है आगे टेक ओवर लेने के लिए, और इसमें जो ब्लेम गेम चल रहा है IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान के बीच में, उसमें वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है सर, वेरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, समय बस इतने की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।